आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगने वाली एक्सेसरीज़ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये इसकी स्पेसिफिकेशन प्लेट रहती है जिसके ऊपर इसकी रेटिंग, इसका करंट, इसका इनपुट वोल्टेज, इसका वेक्टर ग्रुप, वाइंडिंग कनेक्शन, टैपिंग के रेंज, कैपिंग का कनेक्शन और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें दी रहती हैं। जो बटरफ्लाई वाल्व लगता है मेन टैंक और रेडिएटर के बीच में, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक तरफ से बंद है, ये नट बोल्ट खुलेंगे, यहाँ से इसका ये पॉकेट हट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे रेडिएटर फिक्स करे जाएंगे और इसको खोला जाएगा। रोटेटर करने पे ऑयल जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगा। आप रेडिएटर लगने के बाद ये कैसा दिखता है आइए आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली रेडिएटर्स हैं जिसको हम लोग कूलिंग ट्यूब्स भी कहते हैं। ये रेडिएटर फिन्स टाइप हैं जो कि आज के टाइम पे करंट टाइम में रनिंग में है। इससे पहले और बहुत सारे मॉडल आते थे रेडिएटर में, जैसे पाइप शेप में आता था या रिंग शेप में भी आते थे जो पाइप को राउंड करके बनाए जाते थे। बट अभी ये वाले रेडिएटर ज़्यादा चल रहे हैं। इस रेडिएटर का इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहता है, बीच में गैप रहता है और ये CRCA स्टील से बने होते हैं। रेडिएटर लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, दोनों तरफ की पॉकेट आपस में जॉइंट हो जाती है और इसको खोलेंगे तो तेल जो टैंक में है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। और रेडिएटर में ये जो फिन्स लगे हुए हैं इसके अंदर ऑयल आ जाता है, जिससे कि जब एयर वेंटिलेट होती है तो जो ऑयल है उसको एक कूलिंग सरफेस प्रॉपर मिलता है। और ये इसमें तेल ऑयल जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसकी सप्लाई के लिए दिया रहता है। और ये बेसिकली जो है इसको हम लोग एयर रिलीज प्लग कहते हैं, जो रेडिएटर में लगा रहता है। जिस समय पे रेडिएटर को टैंक से कनेक्ट किया जाता है और इसको यहाँ से खोला जाता है वाल्व को, तो जब तेल इधर आता है तो इसमें जो अंदर एयर होती है वो एयर भी रहती है, उसको निकालने के लिए इस वाल्व को हल्के से इस तरीके से लूज़ किया जाता है। वैसे ये देखिए पूरा खुल जाता है, ये इस तरीके से रहता है। अब ये वाल्व यहाँ लगा रहता है तो इसको पूरा नहीं खोला जाता है, बस इसको थोड़ा सा रिलीज़ करते हैं। तो पहले यहाँ से एयर निकलती है, क्योंकि एयर ऊपर रहती है, ऑयल हमेशा नीचे रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से एयर रिलीज़ होगी, थोड़ा थोड़ा ऑयल में भी एयर के साथ आ सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि एयर आनी बंद हो जाएगी, सिर्फ ऑयल निकलेगा। दैट्स मीन कि अब इसमें से एयर के पार्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ ऑयल बचा है। तो ये प्रोसेस जितने भी रेडिएटर के ये पूरा पेयर है इसको बैंक बोला जाता है। तो ये सारे मिला करके रेडिएटर बैंक कहलाते हैं। तो जैसे इसमें अभी एक है, ये दो लगा है, ये तीन है, तो जितने भी रेडिएटर बैंक हैं उसके ऊपर ये एयर रिलीज़ प्लग हमेशा रहेगा इस एयर को रिलीज़ करने के लिए। और हर बैंक के साथ टॉप पे और बॉटम पे इसको कनेक्ट करने के लिए बटरफ्लाई वाल्व लगे रहते हैं और वाल्व जो है यहाँ नोब से कनेक्ट रहता है, जिसको ऑन या ऑफ ज़रूरत पड़ने के हिसाब से किया जा सकता है। कई बार होता है कि अगर रेडिएटर में कोई प्रॉब्लम है और हमें इसे खोल के हटाना है, तो इसमें भरे हुए तेल को निकालने के लिए इसके नीचे ड्रेन वाल्व दिया है, जिसको अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन निकालने से पहले यहाँ से इसको अगेन बंद कर दिया जाता है, इसको थोड़ा लूज़ किया जाता है। जब लूज़ करेंगे तभी एयर जाएगी और ऑयल निकलेगा। और नीचे ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये ड्रेन है, ड्रेन वाल्व है। इसको खोल देंगे तो नीचे से ऑयल निकल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी लूज़ करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को, ताकि यहाँ से एयर जाए और वहाँ से ऑयल रिलीज़ हो जाए। जब ये खाली हो जाएगा तब इसको यहाँ से अलग कर दिया जाता है। ये प्रोसेस तब होता है जब ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है या ट्रांसफार्मर में रेडिएटर में कोई मेंटेनेंस वर्क करना है। कई बार जैसे रेडिएटर डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, लेकिन कई बार अगर इस पर कुछ फोर्स लगता है, चोट लगती है, तो ये डैमेज हो जाते हैं। जैसे ये देखिए ट्रांसफार्मर में हल्का सा मुड़ गया है, तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत आम हैं। ये जो पॉइंट हैं ये बेसिकली सेंसर हैं जो ऑयल के टेम्परेचर की सेंसिंग के लिए लगाए जाते हैं। और इसकी जो वायर है ये इस सेंसर से कनेक्ट होकर के इस तरीके से होती हुई इस बॉक्स में जाती हैं, जिसको हम लोग मार्शलिंग बॉक्स कहते हैं। इस मार्शलिंग बॉक्स के अंदर इसका डिस्प्ले रहता है, जिसमें कि टेम्परेचर कितना है और अपनी लिमिट पर है कि उससे ज़्यादा है वो दिखाई देता है। ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ये पोर्टलैंड बुशिंग कहलाती है। ये बुशिंग आउटडोर होती है और ये बुशिंग 11 kV में यूज़ होती है। ये इसके ऊपर ब्रास की रॉड रहती है और ये इसमें नट बोल्ट हैं। ऊपर के ये दो नट जो होते हैं ये यूज़ होते हैं इसमें कनेक्शन करने के लिए। केबल में जो थिम्बल लगा होता है वो इस पर कनेक्ट हो जाता है। नीचे का जो बोल्ट होता है ये इसको होल्ड करने के लिए, टाइट रखने के लिए काम आता है। और ये जो इसमें लगा है ये आर्किंग हॉर्न कहलाते हैं। इसकी अभी जैसे ये देखिए इसमें सीधा लगा हुआ है, यहाँ पे इसको एंगल ये रहता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि जिस समय यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो जो फॉल्ट सप्लाई है या जो लीकेज करंट है वो डैमेज ना करे और सीधे ग्राउंड हो जाए, इसलिए इसको इस तरीके से इस प्रोविज़न में बनाया जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप, इससे कनेक्ट है, उसके बाद ये बॉडी से कनेक्ट है और पूरी बॉडी जो है ये अर्थ से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि इसके बॉडी पे नीचे आप देखेंगे तो ये अर्थिंग टनल की ये दो नट दिए रहते हैं। तो ये मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज है जो कि कंजर्वेटर में कितना तेल है उसकी कैपेसिटी को दिखाता है। साथ ही साथ ये
अलार्म भी देता है अगर तेल मिनिमम लेवल पे चला जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं रेड की मार्किंग दी रखी है यहाँ पे, ये रेड है। अगर इस लेवल तक जाएगा तो ये अलार्म करेगा और इसके अलार्म का जो फंक्शन है वो इस केबल के थ्रू ऑपरेट होता है और ये केबल अगेन यहाँ से होता हुआ मार्शलिंग बॉक्स में जाता है। ये इसके अंदर एडिशनल थर्मोमीटर पॉकेट है और ये बेसिकली अर्थिंग है जो कि टॉप से नीचे के कवर को जोड़ रही है, क्योंकि इसके बीच में गास्केट लगी होती है रबड़ की, और गास्केट की वजह से अर्थिंग कहीं से कहीं तक ब्रेक ना हो, अर्थिंग का फ्लो, इस वजह से इसको लगाया जाता है ताकि ये अर्थिंग यहाँ प्रॉपर रहे। ये हमेशा कॉपर में लगाई जाती है। ये ट्रांसफार्मर का जो देख रहे हैं ये बेसिकली लिफ्टिंग लग्स है, कंप्लीट ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए काम आता है। ये 4 लगे होते हैं, कि ये एक वो लगा है और इसी के अपोजिट में सेम पोजीशन में उधर लगा रहेगा अपोजिट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है, एक इधर लगा है और एक यहाँ बीच में लगा हुआ है। ये काम आता है पूरे ट्रांसफार्मर के टॉप कवर को उठाने के लिए। ट्रांसफार्मर लिफ्टिंग लग्स कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे पहले वैसा देखा था, आप देखिए ये वाला है, ये हुक टाइप में है, इसमें ये भी लिफ्टिंग लग्स है और इसकी पोजीशन दूसरी तरफ है, लेकिन काम इसका भी वही है। 4 नंबर लगे होंगे, कंप्लीट ट्रांसफार्मर को उठाने के काम आते हैं ये भी। ये जो आप देख रहे हैं 4 बस बार टाइप के, ये एपॉक्सी बस बार कहलाता है। इसमें एपॉक्सी जो है वो ये वाला मटेरियल है और इसको हम लोग बस बार बोलते हैं। ये कॉपर एल्युमिनियम दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें ये होल इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर रेटिंग बड़ी है तो एलटी साइड पे जो करंट है ये बहुत ज़्यादा होता है और उतने करंट का केबल नहीं आता है, तो मल्टी केबल कनेक्ट करने पड़ते हैं और मल्टी केबल कनेक्ट करने के लिए स्पेस होना चाहिए। दैट्स व्हाई ये इस तरीके से लंबा रहता है। अभी आप इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 करीब 12 होल हैं इसमें, तो अब इसमें मल्टीपल केबल इजीली लगाए जा सकते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ माउंट कर दिया जाता है टैंक के साथ और इंटरनली ये वाइंडिंग से कनेक्ट रहते हैं सो दैट यहाँ पे अप्रोप्रिएट आउटपुट मिल पाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये मार्किंग रहती है, ये आर फेस है, ये वाई फेस है, ये येलो फेस है एंड दिस इज़ द न्यूट्रल। जिस समय कनेक्शन को फेस टू फेस किया जाएगा तब जो आउटपुट मिलेगा वो 433 रहेगा और जिस समय न्यूट्रल के साथ किसी भी फेस को क्लब किया जाएगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो 250 रहेगा। तो इस तरीके से इसका एलटी का फंक्शन रहता है। एक्सेसरीज़ में आगे बढ़ते हैं। ये जो लगा हुआ है आप नोब देख रहे हैं, ये मैक्सिमम मिनिमम की मार्किंग को शो कर रहा है और ये एक तरीके से ग्लास टाइप में है। हर्मेटिकली शील्ड टाइप ट्रांसफार्मर बना हुआ है और हर्मेटिकली शील्ड टाइप ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर नहीं होता है और ना ही उसके अंदर सिलिका जेल ब्रीदर होता है। हर्मेटिकली शील्ड ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो ये जो रेडिएटर हैं ये कुछ इस तरीके से रहते हैं। इसमें फिन्स वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। इन रेडिएटरों को टैंक के साथ ही मर्ज कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं। ये इसके अंदर जो 4 टर्मिनल लगे हैं ये बेसिकली आउटपुट के हैं और इसमें आप ये देख रहे हैं ये 2W 2V 2U, तो ये जिस तरीके से RYB फेस होता है तो UV भी बात एक ही है और यहाँ पे जो N है ये न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बता रहा है कि ये आउटपुट है, अगर 1 लिखा होगा तो ये इनपुट हो जाएगा। आप इसके दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ये 1U और उसके आगे उसी तरीके से 1W और 1 ये जो लिखा हुआ है 1U 1V 1W, तो ये बेसिकली इनपुट को इंडिकेट कर रहा है। ये जो बुशिंग का मटेरियल ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये पोर्सलिन कहलाता है और इस पे जो लगा हुआ है ये मेटल पार्ट कहलाता है। जो इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है ये एल्युमिनियम के लग्स कहलाते हैं। ये लग्स अगेन मल्टीपल केबल को कनेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि एलटी में करंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके लग्स भी हैवी हैं, इनका साइज़ भी बड़ा है, कंडक्टर का इनका साइज़ भी बड़ा है जो ब्रास के रॉड हैं और जो इस पर लग्स दिए हुए हैं इसका भी साइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा है। वो इसीलिए है क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा होता है। और अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लू करा गया है, यहाँ पे येलो किया गया है, यहाँ रेड करा गया है और इसको ब्लैक कलर से इंडिकेट करा गया है। मतलब ये दिखा रहा है कि ये RYB और न्यूट्रल कौन सा है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे ये जो आप 2 देख रहे हैं ये बड़े वाला नट, ये वाला मेन नट है जो इसको पूरा होल्ड करके रखता है। बीच में इसमें गास्केट लगी है, रबड़ की यहाँ पे पैकिंग है जो कि ऑयल को बाहर आने से रोकेगी। और ये अगेन पोर्सलिन का पार्ट है, यहाँ फिर गास्केट लगी है। पीछे ये जो देख रहे हैं ये टॉप कवर है जो बेसिकली अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है तो पूरा ढक्कन ना खोलना पड़े, यहाँ से खोल करके उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हुक लगा हुआ है ये 2 लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक देखिए यहाँ पर है, ये लगा है। ये बेसिकली पूरे के पूरे टॉप कवर को लिफ्ट करने के लिए काम आता है क्योंकि कवर भारी होता है और अगर इसे सडनली खोलना पड़े तो जो चेन पुलिंग टाइप का प्रोविज़न होता है इसमें हुक फंसा करके इसको उठा लिया जाता है। और ये यहाँ पे जो छोटा सा देख रहे हैं इसको, ये वाला पोर्शन ये एयर रिलीज प्लग कहलाता है कि अगर ट्रांसफार्मर में कोई एयर क्रिएट हुई है जिस समय हम लोग ऑयल फिलिंग करते हैं, वैसे तो वैक्यूम प्रोसेस से ऑयल फिल होता है तो उस केस में एयर पार्टिकल्स नहीं आते हैं, बट फिर भी इन एनी केस अगर एयर के चांसेस हैं तो यहाँ से उसको रिलीज़ किया जाता है। वैसे हर्मेटिकली शील्ड है तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी लगाना मैंडेटरी होता है इसलिए लगा रहता है।
और ये इसका टॉप कवर है। यहाँ पे हल्का सा इसको टेपर या मोल्ड किया जाता है ताकि जो बारिश है वो यहाँ गास्केट पे बारिश का पानी टच ना हो। और ये नट बोल्ट है जिसको टॉप कवर को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। ये बेसिकली इसमें जो स्टिफनर होते हैं वो क्या लाते हैं, क्योंकि ये शीट जो है ये 6 mm, 8 mm, 7 mm, 5 mm इस तरीके से रहती है। तो इसमें किसी तरीके का प्रेशर बनने पे डिफ्लेक्शन ना हो या सीट फूले ना, तो इसकी वजह से इसमें स्टिफनर का यूज़ किया जाता है जो इसके टैंक को पूरा सपोर्ट करती है। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ सर्किट टैप चेंजर। इस पे देखिए बेसिकली मेथड लिखा हुआ है। इस पिन को सबसे पहले यहाँ से खींचा जाता है और उसके बाद इसको रोटेशन दिया जाता है। जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ 7 लिखा है और यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3 लिखा है। 3 पे ये नॉर्मल है क्योंकि इसकी टैपिंग रेंज +5 - 10 है। तो +5 - 10 का मतलब ये हो गया कि 3 टैपिंग पे अभी ये नॉर्मल है और जैसे जैसे वोल्टेज अप या डाउन होगा तो उसके हिसाब से इसकी टैपिंग को घुमा दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले ट्रांसफार्मर की जो मेन सप्लाई है जो 11 kV पे कनेक्ट हो रही है उसको ऑफ़ किया जाता है और उसके बाद इसको ऑपरेट किया जाता है। और इसमें मेक श्योर किया जाता है कि ये पिन जो है जिस समय हम पीछे खींचेंगे तो देखिए यहाँ से ये बाहर आ गई। अब इसके बाद इस रोटेटर स्विच को हम घुमा पाएंगे। अगर ये लगी है तो ये नहीं घूमेगा और घुमाने के लिए इस पिन को पीछे करना पड़ेगा और अगेन जब इसको रोटेशन देंगे तो ये पिन इस वाले होल में, इस होल में, जिस जगह पे भी जो भी पोजीशन पे हम इसको लेके जाना चाहते हैं उस होल में ये पिन फिक्स होनी चाहिए।